Hello everyone, I am Mukul Kumar, a software engineer at Amazon, and you are welcome to the series called Cracking the Google Summer of Code. इस सीरीज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रपोजल्स के बारे में, कैसे हम एक बहुत बढ़िया प्रपोजल बना सकते हैं। प्रपोजल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रपोजल में अवॉइड करनी चाहिए। प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी सॉक में सिलेक्ट होने के लिए, तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए प्रपोजल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब शायद सबसे बड़ा रोल कह सकते हैं आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद ऑब्वियसली। तो यार प्रपोजल्स में क्या होता है, आपका सारा काम होता है जो आपने किया, आपके सारे एफर्ट्स होते हैं और सबसे ज़रूरी आपका विजन होता है कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर। तो ये प्रपोजल बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक अच्छा प्रपोजल बनाना, एक अट्रैक्टिव और एक कंसाइज प्रपोजल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने बहुत काम किया और आप उस काम को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे एक प्रपोजल में, तो आपका वो सब कुछ वेस्ट है। तो आपको प्रपोजल बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके जीसॉक सिलेक्शन में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ के लिए कि क्या-क्या चीज़ें हमें प्रपोजल में रखनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेजेस की बात कर लेते हैं। मैंने ऐसे प्रपोजल्स भी देखे हैं जो 1 या 2 पेज के होते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, और ऐसे भी देखे जो 40 पेज के होते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। मेरा खुद का प्रपोजल कुछ 20-22 पेज का था, उसके अंदर प्रेजेंटेशन थी 20-20 स्लाइड्स की, तो 60 पेज कह सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी मेरा वाला सिलेक्ट हो गया था, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें वो थी जो कि रिक्वायर्ड थी। और 2 पेज के प्रपोजल्स वैसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जो कि वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, तो वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो पेज लिमिट यहाँ पे यार कुछ नहीं होती, आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। 2 पेज में है वो भी ठीक है, आपको अगर 20 पेज चाहिए वो भी ले लो, लेकिन हमें उसके अंदर कंटेंट मैटर करता है, क्योंकि जो मेंटर्स हैं वो पूरे प्रपोजल रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, एक-एक चीज़ रीड करने वाले हैं, क्योंकि उनका काम यही है सिलेक्ट करते टाइम। वो आपके सारे कंट्रीब्यूशन देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। जहाँ पर उन्हें बोरिंग सी चीज़ मिल गई, जहाँ पर उन्हें कुछ बेकार सा आइटम दिख गया, वो स्किप कर देंगे। इस चक्कर में तुम्हारे प्रपोजल की मेन चीज़ें भी स्किप हो सकती हैं। तो कंटेंट ज़रूरी होता है, वो भी हम अभी देखते हैं कि कौन सा कंटेंट, क्या-क्या चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। प्रपोज़ल और तुम्हारा जो सीवी होता है या फिर रिज़्यूमे होता है, वो दोनों चीज़ें बहुत अलग होती हैं। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं जो पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं अपना रिज़्यूमे ही डाल दूँ? भाई तुम जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। प्रपोज़ल में तुम्हें दिखाना होता है कि तुमने क्या-क्या काम किया है प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे-कैसे किया है और क्या-क्या आगे करने वाले हो। तो ना ही तुम वहाँ पर रिज़्यूमे कभी अपलोड करना, पहली चीज़ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। दूसरी चीज़, आप अपने प्रपोज़ल के अंदर रिज़्यूमे ऐड करोगे ना, तो वो भी कुछ वैल्यू डालता नहीं है। तो अगर प्रपोज़ल में तुम अपना लिंक डाल देते हो रिज़्यूमे का, तो वो भी कुछ फ़ायदेमंद है नहीं। तो मैं तो कहूँगा ना ही डालो। अब बात करते हैं कि भाई प्रपोज़ल के अंदर कंटेंट क्या होगा? कंटेंट में सबसे पहली जो मेन चीज़ आती है वो होते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन। जो मैंने बताया ना, 2 पेज वाला 2 पेज वाला प्रपोज़ल सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें क्या है भाई, उस बंदे ने अपने कंट्रीब्यूशंस दिखा रखे हैं लिंक डाल-डाल के, तो इसीलिए वो वाला बंदा सिलेक्ट होता है। तो सबसे ज़रूरी आपके होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यानी कि 3 पार्ट्स में हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट यूजुअली सबको पता होता है, तीसरे वाला हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला, जो हमारी जो पुल रिक्वेस्ट है जो मर्ज हो रखी हैं, जो हमने कोड वहाँ पे रेज़ किया और वो अभी कोड बेस के अंदर अवेलेबल है। दूसरा, जो हमारी करंट ओपन पुल रिक्वेस्ट है, जिनके ऊपर कमेंट्स चल रहे हैं, जिनके ऊपर रिव्यूज़ अभी चल रहे हैं। तीसरा, जो हमने इश्यूज़ रेज़ करे हैं। आप अगर मान लो कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, वो वेबसाइट होस्टेड है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, आपको कोई इश्यू दिख जाता है, आप इश्यू भी रेज़ कर देना चाहिए, हमेशा इश्यू रेज़ करना चाहिए अगर वो पहले से रेज़ नहीं है। तो इसमें क्या है, वो भी एक कंट्रीब्यूशन की तरह ही माना जाता है, इतना वैल्यूएबल नहीं होता है एटलीस्ट, लेकिन कुछ ना होने से एक इश्यू रेज़ करना ही बेहतर होता है। तो ये चीज़ें आपने जितने भी इश्यू रेज़ किए हैं, वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। कंट्रीब्यूशंस के बाद में अब आती है हमारी प्लानिंग, कि यार नेक्स्ट 3 महीने में या फिर 4 महीने में जितना भी आप पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, उस पीरियड में आप क्या करने वाले हैं एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐप बनानी है तो आप बोल देंगे हाँ, मैं 3 महीने ऐप बनाऊँगा। आपको ये बताना होता है 3 महीने को डिवाइड करके कि इस महीने क्या करूँगा, इस हफ्ते क्या करूँगा, नेक्स्ट हफ्ते डीबगिंग के लिए क्या होगा, कुछ बफर पीरियड रखना पड़ेगा, कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह लिखने पड़ेंगे, कुछ वो वाली सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। इस हफ्ते ये फीचर, अगले हफ्ते ये फीचर, उसके अगले हफ्ते ये फीचर। ऐसे-ऐसे वीक वाइज़ आपको, या फिर डे वाइज़ अगर आप कर सकें, डे वाइज़ इतना
प्रेफर नहीं होता, वीक वाइज एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर वीक आप अपने पूरे कोडिंग पीरियड को वीक्स में डिवाइड करो और उन्हें बताओ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इसमें कितना टाइम लगेगा, कैसे। तो ये प्लानिंग एक मेंटर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि भाई बंदे ने कुछ कर रखा है। मैंने अभी तक 200 से ज़्यादा प्रपोजल्स रिव्यू कर रखे हैं और उनमें से अच्छे जो बिल्कुल बेस्ट वाले होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से प्लान करके दिखाते हैं। वरना कुछ लोग तो बस ऑमिट कर देते हैं और यार बहुत सारे लोगों को ध्यान ही नहीं देते कि यार ऐसा मतलब इसे सही से भी बनाना होता है। अगर प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड पार्ट का कुछ इंक्लूडेड है तो आपको मॉक्स डालने चाहिए, आपको गिफ्स डालनी चाहिए, इमेजेस डालने चाहिए, स्क्रीनशॉट्स डालने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। हमेशा कोशिश करना, अगर तुम जिफ डाल रहे हो ना, कोई मूविंग इमेज डाल रहे हो, तो उसमें क्या करना है, एक नीचे उसका लिंक भी डाल देना गूगल ड्राइव का, क्योंकि जब हम प्रपोजल सबमिट करते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में सबमिट होता है, तो आपकी जो जिफ होती है वो वर्क नहीं करती पीडीएफ फॉर्म में। तो एक ऐसी ऐसी चीज़ों के लिंक्स डालने बहुत ज़रूरी रहते हैं। आप अपनी एनिमेशंस वगैरह जो कुछ भी अगर फ्रंट एंड से रिलेटेड है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी डालनी होती हैं, मैंने भी डाली थी। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपके पास कुछ फ्लो टाइप का है, मतलब अगर आप कुछ एक्सप्लेन करने के लिए पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो, पहले तो उसे ट्राई करो पॉइंट्स में डालने की। अगर उन पॉइंट्स को फ्लो चार्ट में या किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सको तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे मैं ऐप के ऊपर काम कर रहा था तो मैंने 3-4 फ्लो चार्ट्स बनाए थे। फ्लो चार्ट के अंदर क्या था कि यार ऐप को यहाँ से शुरू करेंगे, ये बटन दबाने पे ये हो जाएगा, ये बटन दबाने पे हो जाएगा, ये बटन दबाने पे होम स्क्रीन पे आएंगे। होम स्क्रीन से हम कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके फ्लो चार्ट्स प्रॉपर प्रोफेशनल लगते हैं। और फ्लो चार्ट ऐसे नहीं पेन से बना दिए या ड्रॉ करके फोटो खींच के भेज दी, वो वाले नहीं। फ्लो चार्ट की बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स हैं, वो यूज़ करनी चाहिए। इस सब के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो होती है रिव्यू। अपने मेंटर से रिव्यू कराना। आपने प्रपोजल वगैरह सब कुछ रेडी है, आपको रिव्यू कराना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपके मेंटर्स ही हैं जिन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो वो बता सकते हैं आपके प्रपोजल को देख के कि क्या क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें से हटा देनी चाहिए, क्या क्या डेटा ऐड करना है, क्या नंबर्स, क्या पुल रिक्वेस्ट, क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऐड करनी चाहिए। ये चीज़ आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्रपोजल सबमिशन की डेट चल रही होगी उस टाइम पे आप रिव्यू के लिए पूछना जितनी जल्दी हो सके। मैंने बहुत लेट पूछा था, इस वजह से मुझे बस एक ही बार रिव्यू मिला था, वो भी थोड़ा बहुत सा। और जबकि मेरे साथ वाले जो लोग थे उन्होंने 2-3 राउंड्स कर लिए थे रिव्यू के। तो अपने मेंटर से रिव्यू कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है। और अगर आप यहाँ पर रिव्यू सही से करा लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के टाइम पर जो आपकी कमियाँ होंगी, जिसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, मतलब जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन ड्रॉप हो सकती है, वो वाली चीज़ें हट जाएँगी, है ना? क्योंकि फाइनली एंड में आपसे कोई कॉल करके पूछेगा नहीं कि भाई इसमें तुम कुछ क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा-सा और बताओ। उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो स्किप कर देंगे। तो ये रिव्यू पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। रिव्यू पीरियड नहीं, मतलब रिव्यू कराना बहुत ज़रूरी होता है। अपने मेंटर से करा लो। मेंटर वो तो ख़ैर अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन वाले रिव्यू हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ करो, बाहर किसी बंदे से करा लो। मैं लगभग 200 से ज़्यादा रिव्यू अभी तक कर चुका हूँ और अभी तुम लोग भेजोगे मुझे लिंक्डइन पे तो मैं आराम से हैपीली उन्हें रिव्यू कर दूँगा। तो वो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं, मुझे भेज देना। तो ये था सारी चीज़ें प्रपोज़ल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि भाई बेस्ट प्रपोज़ल्स कौन से हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रखी हैं और वर्स्ट प्रपोज़ल्स कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो कंप्लीटली प्रपोज़ल एग्जांपल्स के ऊपर है, बेस्ट और वर्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Audio Jungle.